बंगाल में किसका होगा सियासी काम, जनता के जुबान पर किसका होगा नाम, 2 मई को बंगाल का सिंहासन होगा किसके नाम, ये हैं तमाम सवाल जिसका जवाब के लिए करना होगा अभी सिर्फ इंतजार। नमस्कार, मैं हूं दिनेश गौतम। हमारे बेहद खास शो अड़ी में आप सभी का स्वागत है। पश्चिम बंगाल में सिर्फ और सिर्फ जीत चाहिए, सिर्फ जीत, उससे कम कुछ मंजूर नहीं। और इसके लिए चाहे बीजेपी हो या फिर टीएमसी, दोनों ने जी तोड़ मेहनत शुरू कर दी है। सियासी तिकड़मबाजी भी चल रही है, सब जारी है। और इस खेल में नेताओं की भाग दौड़ भी रुकने का नाम नहीं ले रही। 24 घंटे पहले तक जो ममता के साथ थे, अचानक जुबान, रंग, पार्टी सब बदल लेते हैं। आज की अड़ी में हम आपको बताएंगे बंगाल की टाइट हो चुकी फाइट में किसकी कैसी तैयारी हो रही है, समझाएंगे कि तृणमूल ने जीत के लिए कौन सा संकल्प लिया है, और साथ ही ये भी कि कांग्रेस और लेफ्ट के लिए क्या है नई स्ट्रैटेजी। लेकिन उससे पहले ये बड़ी खबर, तृणमूल कांग्रेस ने प्रधानमंत्री की शिकायत की, कोरोना टीकाकरण सर्टिफिकेट पर तस्वीर से नाराज हैं। तारीखों के ऐलान के बाद मोदी की तस्वीर आचार संहिता का उल्लंघन है, कहा टीएमसी ने। टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन ने इलेक्शन कमीशन से की शिकायत, पूछा ये आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है क्या। कोरोना टीकाकरण कार्ड में नीचे प्रधानमंत्री की तस्वीर है और उस पर तृणमूल कांग्रेस को ऐतराज है। उसका कहना यह है कि अब आचार संहिता लग चुकी है और टीके के कार्ड में अगर प्रधानमंत्री की तस्वीर लगी हुई है तो यह आचार संहिता का उल्लंघन का मामला है और इसको संज्ञान में लिया जाना चाहिए। यहां आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर जो टीके के कार्ड में नीचे की तरफ है, और जाहिर है ये इसलिए है क्योंकि वैक्सीन बनाने से लेकर उसको जनता तक पहुंचाने के क्रम में प्रधानमंत्री की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही है। लिहाजा इसमें एक इस वजह से, क्योंकि वो देश के प्रधानमंत्री हैं, नीचे उनकी तस्वीर है। लेकिन इसको लेकर तृणमूल कांग्रेस ने ऐतराज जाहिर किया है। उसका कहना यह है कि सरकारी कागज जो दिया जा रहा है कोरोना के टीकाकरण के संदर्भ में कि आपको डोज लग गई, वो जो सर्टिफिकेट है उसमें नीचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर लगी हुई है। और इस तरीके से इसका पूरा श्रेय अपने खाते में करके और जनता को चुनावी सीजन में एक संदेश देने की कोशिश की जा रही है टैसिटली। और क्योंकि आचार संहिता के दौरान इन तमाम चीजों को ध्यान में रखा जाता है, तो इस बात का संज्ञान क्यों नहीं लिया जा रहा। डेरेक ओब्रायन ने पूछा है कि क्या यह आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है। कोरोना टीकाकरण सर्टिफिकेट पर तस्वीर से खासी नाराजगी। अब देखना यह है कि इसको लेकर जवाब क्या आता है, इलेक्शन कमीशन की तरफ से जवाब क्या आता है, भारतीय जनता पार्टी इसको लेकर क्या कहती है, और वो ग्राउंड्स जो ले किए गए हैं जिसको हम आचार संहिता कहते हैं, जो चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद से ही लागू हो जाती है और जिसको बनाया गया था इसलिए ताकि सर्वसहमति से, सम्मति से एक ऐसी संहिता बनाई जाए जिस कंडक्ट को चुनाव के दौरान जिसका पालन किया जाएगा और फिर बाद में पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट के तहत इसको लागू कराना सुनिश्चित करता है इलेक्शन कमीशन। तो क्या उसमें किसी धारा विशेष का वाकई ये उल्लंघन हो रहा है क्या, और अगर उल्लंघन हो रहा है तो इसे संज्ञान में लेते हुए क्या किया जाएगा, और अगर उल्लंघन नहीं हो रहा है तो इसको लेकर कब तक जवाब आएगा और स्थिति स्पष्ट की जा सकेगी। इस वक्त आप देख रहे हैं हर किसी को जो कोरोना का टीका लगाने के बाद क्यूआर कोड के साथ जो सर्टिफिकेट मिलता है, जिसमें पहली डोज और डोज कंप्लीशन के बाद आपके पास वो एक सर्टिफिकेट होता है कि आपने वैक्सीन लगवा ली है, और जिसका तमाम अलग अलग जगहों पर जब भी आपसे मांगा जाता है तो आपको ये सर्टिफिकेट दिखाना होता है। उसमें नीचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर लगी हुई है और इसको लेकर आपत्ति है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं खास मेहमान शुभंकर सरकार, हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं बंगाल कांग्रेस के। बहुत स्वागत है शुभंकर जी आपका। और इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी से सैयद जफर इस्लाम हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुनीत चोपड़ा वाम मोर्चे का प्रतिनिधित्व यहाँ पर कर रहे हैं, और संजीव उनियाल राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा हैं। लेकिन सबसे पहले तो शुभंकर जी मैं आपके पास आऊँ, ये जो ऐतराज किया जा रहा है इस पर आपका क्या रुख है। टीके के कार्ड पर प्रधानमंत्री की फोटो, देखिए एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, ये चुनाव जब घोषित हो जाता है तब कोड ऑफ कंडक्ट जो है इलेक्शन कमीशन का और चुनाव प्रक्रिया का जो कोड ऑफ कंडक्ट जो लागू होने का बाद हर पॉलिटिकल पार्टी और गवर्नमेंट का तरफ से ये चुनाव आयोग को ध्यान देना चाहिए। ऐसा स्थिति
ना कोई ऐसा स्थिति पैदा हो जिसका कारण कोई पॉलिटिकल पार्टी उसका विरोध में ऑब्जेक्शन डाले। आज मैं बताना चाहता हूं, देश में प्रधानमंत्री का तस्वीर जाएगा, राष्ट्रपति का तस्वीर जाएगा, उसमें कोई इतराज नहीं है। जब चुनाव हो रहा है, जो जो स्टेट में चुनाव है वो सर्टिफिकेट तो ऐसे ही जाएगा। तो चुनाव आयोग को पहला सोचना चाहिए था। तो शुभंकर जी, ये तो पहले तय हुआ इशू करने का समय, आज जो स्टेट में चुनाव हो रहा है, अरे पहला तैयार तो सारा देश में बहुत कुछ होता है। एक पुलिस कमिश्नर होता है, एक लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन देखने के लिए एक पुलिस ऑफिसर होता है, उसको क्यों इलेक्शन कमीशन चेंज करते हैं? मेरे को बताइए। जो इलेक्शन कमीशन देखता है जो इम्पार्शियलिटी, आज ये इलेक्शन कमीशन सेपरेट एंटिटी है, उनका ऊपर जनता का जो आस्था रहेगा, हर पॉलिटिकल पार्टी का जो कॉन्फिडेंस आगे ले जाते हैं शुभंकर जी इस चर्चा को। लंघन हो रहा है भारतीय जनता पार्टी से। आइए पूछते हैं, सैयद जफर इस्लाम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सैयद जफर इस्लाम, ये चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है क्या? बिल्कुल नहीं। देश के प्रधानमंत्री है, स्टेट का इलेक्शन हो रहा है, किसी किसी पूरे देश का इलेक्शन जनरल इलेक्शन नहीं है। ये बेतुकी बातें करने से क्या फायदा टीएमसी को? भाई पूरे देश का इलेक्शन हो, जनरल इलेक्शन हो तो समझ में आता है। स्टेट के इलेक्शन है, वहाँ स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन कुछ करती है, स्टेट में हम कुछ करते हैं, स्टेट के लिए कुछ अनाउंसमेंट करते हैं तो समझ में आता है। भाई पूरे देश का प्रधानमंत्री क्या 3 महीने के लिए, जब तक इलेक्शन हो रहा है 2 महीने के लिए वो अपने आप को बिल्कुल घर के अंदर बंद रखेगा? कैसी बातें कर रहे हैं? टीएमसी अगर हार रही है और उसको जमीन खिसक चुकी है, लोगों का विश्वास खो चुकी है, तभी ऐसी बात कर सकती है। कांग्रेस जवाब देना चाह रही है, लेकिन वहाँ कॉन्फिडेंस लेवल बहुत कांग्रेस ने सवाल अभी पूछा है। अभी शुभंकर जी हमारे से जुड़े हुए हैं, उन्होंने सवाल पूछा और कुछ कहना भी चाह रहे हैं वो हमसे। शुभंकर, दिनेश जी, जस्ट एक चीज मैं आज बीजेपी रिप्रेजेंटेटिव को मैं पूछना चाहता हूं। प्रधानमंत्री लॉ का ऊपर में नहीं है, नॉट अबव द लॉ। आज इलेक्शन कमीशन, वो प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, देश का राष्ट्रपति हो, चुनाव का समय, चुनाव का जो आचरण विधि होता है, चुनाव का जो कोड ऑफ कंडक्ट होता है, उसको सबको मानना चाहिए। जफर जी सुन तो लीजिए, आपके पास आ रहा हूं मैं। प्रधानमंत्री और कोई राष्ट्रपति बात नहीं होता है, चुनाव जो कोड ऑफ कंडक्ट उसको मानना चाहिए, वो नहीं है, वो को उसको ठीक करना चाहिए। प्रधानमंत्री नहीं तो वो यही कह रहे हैं कि चुनाव के कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन नहीं है। वो देश के प्रधानमंत्री हैं, ये विधानसभा चुनाव हो रहे हैं और देश भर पर देशव्यापी अगर कोई अभियान चलाया जा रहा है टीकाकरण का और उसमें प्रधानमंत्री की तस्वीर है, तो उसको बंगाल चुनाव में ऐतराज क्यों होना चाहिए उस पर? अरे ये आपको मैं बता रहा हूं, ये गलत है। ये ABCD ऑफ लॉ उनको पता नहीं है। ये जो कानून होता है, कानून सबके लिए सब जगह में उसको प्रयोग होता है। ठीक है, ऐसा ठीक है। आप कह रहे हैं ABCD ऑफ द लॉ पता नहीं है। अब जरा मैं सैयद जफर इस्लाम से इस बारे में बात कर लूं। सैयद जफर इस्लाम, सामान्य बुद्धि इसी तरीके से काम करेगी कि जिन प्रधानमंत्री की रैलियां होने वाली हैं वहां स्टेट में, जो प्रधानमंत्री असल में तमाम विधानसभा चुनावों में भी उन्हीं का चेहरा आगे करके भारतीय जनता पार्टी चुनावों में जाती है, अगर उनकी तस्वीर लगी हुई है किसी कार्ड में तो इसको लेकर ऐतराज तो होगा। यह सहज बुद्धि कहती है। बिल्कुल नहीं। देखिए, देश के प्रधानमंत्री, और क्या टेलीविजन चैनल नहीं चलता है? क्या टेलीविजन चैनल में प्रधानमंत्री नहीं दिखते हैं? अनेक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री का रोज देश विदेश के कार्यक्रम में उपस्थिति होती है, उसका लाइव टेलीकास्ट भी होता है। क्या उसको वहाँ पर इसी जो कार्ड देती है वो लाइव टेलीकास्ट को, या वहाँ के लोग वहाँ देखना बंद कर देते हैं? बंद करवा दीजिए वहाँ पर। मैं कहता हूँ कि बंगाल में अगर आपको एतराज़ है तो जितनी भी सेंटर से जो प्रधानमंत्री द्वारा चलाई हुई स्कीम का फायदा उठा रहे हैं उसको बंद कर दीजिए कि ये तो प्रधानमंत्री की स्कीम है, ठीक है, प्रधानमंत्री का नाम आता है। या फिर ऐसे टेलीविजन चैनल को काट दीजिए जिसमें प्रधानमंत्री का फोटो दिखाया जाता है, लाइव टेलीकास्ट होता है। 8 चरणों में चुनाव होंगे, हकीकत यह है कि और एक जिले में कई चरणों में अगर होंगे तो वहां पर रैली होगी, यहाँ पर मतदान चल रहा होगा। इसी बात का तो तृणमूल को डर था। लेकिन तृणमूल कांग्रेस के पास हम चलें जरा, हमारे साथ सुजाता जी जुड़ चुकी हैं, सुजाता मंडल। सुजाता जी, अब जरा हमें ये समझाइए कि इसको क्या ये अगर वाकई ये काबिले एतराज है, मैं कह रहा हूं अगर ये चुनावों में आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है तो बाकायदा शिकायत इलेक्शन कमीशन के पास दर्ज कराइए। इसमें पूछा क्यों जा रहा है ट्वीट में कि क्या ये उल्लंघन नहीं है?
हम लोग निर्वाचन कमीशन को तो मानते हैं अभी भी कि वो पक्षपात दुष्ट नहीं है, लेकिन ये बहुत दुख की बात है कि उसको हम लोगों को ट्वीट करने बोलने को पड़ रहा है कि जब ममता दीदी का छवि छुपाना पड़ रहा है आचार संहिता की वजह से, तो मोदी जी का फोटो क्यों नहीं छुपा रहा है? ये देश तो एक है, कानून एक है, तो एक का एक मतलब एक देश में दूसरा कानून कैसे लागू होता है? एक देश में तो एक ही जैसा कानून होना है। वो टीएमसी का सैयद है, जफर भाजपा इस्लाम ने का इसका है, जवाब दिया आपसे कुछ देर कांग्रेस, पहले। CPM, उन्होंने ये बाकी कहा जो कि भी ये विधानसभा पार्टी के चुनाव हैं, ये जनरल इलेक्शंस नहीं हो रहे हैं कि इसमें प्रधानमंत्री की सुनिए किसी योजना में लगी हुई फोटो को हटाया जाए। हाँ, सुनिए, जब मोदी जी प्रचार करने के लिए आ सकता है पीएमओ के, तब कुछ नहीं प्रॉब्लम हो रहा है। मोदी जी को फेस बना के भाजपा बेच रहा है कि दिखा रहा है कि मोदी को वोट दो, मोदी को वोट दो। विधानसभा चुनाव में क्या मोदी जी पीएम छोड़ के सीएम बनेगा क्या? वो प्राइम मिनिस्टर छोड़ के क्या चीफ मिनिस्टर बनेगा वेस्ट बंगाल? तब उसको क्यों प्रचार में ले आ रहे हो? तब क्यों भाजपा कोई बंगाल का कोई चीफ मिनिस्टर फेस चलिए क्यों नहीं बाकी खड़ा मेहमानों कर को भी रहा है? शामिल करता हूं। आ रहा हूं इस्लाम साहब, आपका जवाब लूंगा। सैयद जफर इस्लाम इस पर कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन उससे पहले आइए बाकी के मेहमानों का मैं रुख करता हूं। सुनीत चोपड़ा, आपका ऑब्जर्वेशन क्या है? जायज है शिकायत? मेरा ये कहना है कि प्रधानमंत्री गलत कर रहे हैं। ये कभी नहीं कानून को मानते हैं, जो इनके मन में आता है ये करते हैं। आखिर में आपने इसी तरह से जब पुलवामा का इस्तेमाल किया था इलेक्शंस में, तो लोगों ने कहा था कि फ़ौज का इस तरह से इस्तेमाल गवर्नमेंट को नहीं करना चाहिए। अब वही चीज़ है, डिफरेंट डिपार्टमेंट है लेकिन चीज़ वही है। अब मुख्य चीज़ ये है, इसके अलावा मैंने जो कृषि कानून पास हुए हैं वो देखा है किस तरह से राज्यसभा में पूरी तरह से धज्जियाँ उड़ा के कॉन्स्टिट्यूशन की, ये इसको वॉइस वोट से पास किया जब एमपीस चिल्ला रहे थे कि इस पे डिवीज़न होना चाहिए। इनको डिवीज़न वॉइस वोट में कोई अंतर ही नहीं दिखता, तो जिनको वो पार्लियामेंट के अंदर नहीं दिखेगा तो बाहर क्या दिखेगा? ये तो वही हैं कि अंधेर नगरी चौपट राजा और कुछ नहीं। सुनीत चोपड़ा का नजरिया हमने ले लिया। हम बाकी मेहमानों से भी ये कहेंगे कि जब एक समय में एक मेहमान बोल रहे हों तो बाकी सब धैर्य से उनकी प्रतीक्षा करें खत्म करने की। मैं सबके पास आऊंगा। जरा उनियाल साहब का भी इस पर नजरिया ले लूं। उनियाल साहब, क्या फर्क समझ में नहीं आ रहा है? कानून में जो बारीक डिमार्केशन हैं वो समझ नहीं पा रही है क्या सत्तारूढ़ पार्टी? गौतम जी, इसे कहते हैं खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। मुझे लगता है कि अगर वैचारिक रूप से इसका डाइसेक्शन किया जाए इस पूरी घटना का, तो अगर कोई कमजोर प्राइम मिनिस्टर होता, मनमोहन सिंह वर्गा या कोई और हल्का प्राइम मिनिस्टर होते, तो शायद इनको कोई तकलीफ नहीं थी। इनको तकलीफ सिर्फ इस बात से है कि इतनी स्ट्रांग पर्सनैलिटी और इतना बड़ा चेहरा जिसको पूरा संसार जिसका नाम देखकर इकट्ठा हो जाता है और फॉरेन के लोग भी उनको बुलाकर अपनी कैंपेनिंग कराते हैं। इनको डर इस बात का है कि अरे मोदी जी, जबकि प्रोटोकॉल के हिसाब से वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। आपको प्रोसीजरल पार्ट तो पता नहीं है कोड ऑफ कंडक्ट का। अरे कोड ऑफ कंडक्ट का एक प्रोसीजरल पार्ट है, उसमें देश के प्राइम मिनिस्टर हैं, क्या 3 महीने के लिए प्राइम मिनिस्टरशिप छोड़ दे वो? इसलिए कि क्योंकि तुम इलेक्शन हार जाओगे, टीएमसी इलेक्शन हारने वाली है, इसलिए वो अपनी प्राइम मिनिस्टरशिप छोड़ दें। और इसीलिए वो आने के बाद मान लीजिए किसी मंच पर आते हैं तो मंच पर कहते हैं कि अब हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर का हम स्वागत करते हैं। तो नहीं, उनको प्राइम मिनिस्टर मत बोलिए, क्योंकि वो प्राइम मिनिस्टर कहते ही वो तो चीफ मिनिस्टर जो है वो अपने आप में ये घबरा जाती है इस बात से ही टीएमसी की। अरे जब आपका समझ आता है, क्योंकि आयुष्मान योजना आपने क्यों नहीं लागू होने दी? क्योंकि उसके आगे लिखा था पीएम, है ना, पीएम ने, और इसलिए आपने केंद्र की योजनाओं तक से तो दूरी बनाई जाती है, ऐसे में फोटो लगा होना कैसे बर्दाश्त होगा? उनियाल साहब कह रहे हैं। उनियाल साहब, यहां पर आपको रोक रहा हूं, इस पर शुभांकर कुछ टिप्पणी देना चाह रहे हैं, लेकिन उनके पास जाने से पहले यह खबर, बंगाल में दीदी को हराने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने कसी कमर। कोलकाता में बीजेपी चुनाव समिति की बैठक हुई। कैलाश विजयवर्गीय ने मीटिंग की तस्वीरें शेयर की और 10 साल के ममता राज को उखाड़ फेंकेंगे यह दावा किया। जल्द ही दिल्ली में शाह से भी मुलाकात हो सकती है बंगाल के नेताओं की। दोनों ही तरफ से कैसे ताकत झोंकी जा रही है। बहुत कुछ स्टेक पर लगा है उसके लिए जो इस समय सत्तारूढ़ है, और बहुत कुछ स्टेक पर लगा है उसके लिए जिसने सब कुछ झोंक दिया है कि यहां पर सरकार अब बदलने हैं। कैसे दीदी और मोदी
दोनों ही इस बार तैयार हैं और दोनों की ही तरफ से नारे लग रहे हैं, दोनों के ही नेता ये बात कह रहे हैं। कहीं ममता बनर्जी खुद और कहीं राजनाथ सिंह, आपने देखा होगा, कहा था खेला होबे। खेला होबे तो खेला की तैयारी क्या है? पहले भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बंगाल विजय के लिए भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी का जबरदस्त प्लान। सबसे पहले बीजेपी का प्लान समझते हैं। बंगाल में 20 चुनावी रैलियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हो सकती हैं। इससे पहले 24 के आसपास चुनावी रैलियां हुई थी पिछले उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में। आप समझ सकते हैं कि कितना ज्यादा स्टेक है यहां भारतीय जनता पार्टी के लिए भी। 20 रैलियों के जरिए सभी 23 जिलों को कवर करने का प्लान है। एक रैली में 12 विधानसभा क्षेत्रों पर प्रभाव पड़े, वो उसके इन्फ्लुएंस में आए, ऐसी तैयारी है। और तारीखों के ऐलान के बाद 7 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बंगाल में पहली रैली होने वाली है, जो कोलकाता के ब्रिगेड मैदान में होगी। और रैलियों का जिम्मा कैलाश विजयवर्गीय संभाल रहे हैं, वहां की तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। इससे पहले हल्दिया में चुनावी रैली आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की, लेकिन वो चुनावों की तारीख के ऐलान से पहले था। हुगली में भी चुनाव की रैली चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले था। चुनावी रणनीति पर दिल्ली में शाह के साथ बंगाल प्रभारियों की मीटिंग भी हो रही है। और अब उधर से क्या तैयारियां हो रही हैं, जरा वो भी देख लीजिए। ममता बनर्जी ने भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ने और खुद को कॉन्फिडेंट दिखाने की पूरी तैयारी कर ली है। बीजेपी को हर मोर्चे पर चुनौती देने के लिए तैयार है ममता बनर्जी, ये कह भी रही हैं और कर भी रही हैं। बंगाल तृणमूल कांग्रेस शुरू करेगी गर्व है ममता, अमार गर्व ममता कैंपेन। सोशल मीडिया पर अमार गर्व ममता कैंपेन की शुरुआत होगी और इससे सोशल मीडिया से निकलकर सड़क तक इसको ले जाया जाएगा। कैंपेन के तहत सरकारी योजनाओं का फीडबैक लिया जाएगा। अभी तक जो योजनाएं वो पहुंची कि नहीं पहुंची, लोगों को पता है कि नहीं पता है, और पता है तो उसको रीइंफोर्स किया जाए, दिमाग में अच्छे से बिठाया जाए, ताकि जब वो ईवीएम की बटन के सामने पहुंचे तो उसका माकूल असर हो तृणमूल के हिसाब से। ब्लॉक ब्लॉक विधायक जाएंगे, समस्या पूछेंगे, समाधान निकालेंगे। पिछले साल एक कैंपेन शुरू किया गया था जुलाई में, दीदी क्या बोलो, मतलब दीदी को बताइए, दीदी को कहिए अगर आपको कोई समस्या है, आपको कुछ कहना है। तो इसमें तृणमूल कांग्रेस के मुताबिक बहुत सफलता मिली है और इसी से उत्साहित होकर वो अब ये चुनाव के पहले आमार गर्व ममता ये कैंपेन चलाना चाह रहे हैं। उधर आप जानते हैं जनता तक पहुंचने की तैयारियां पहले ही हो चुकी हैं। सोनार बांग्ला, लखो सोनार बांग्ला के तहत जनता तक पहुंचने की तैयारी, और इधर आमार गर्व ममता। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तो बाजीगर कहा जाता है। जब भी कभी ये लग रहा हो कि स्थिति संशय की है, तो भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर, उनकी रैली पर, उनकी कही हुई बातों पर और काम पर भरोसा करती है। पड़ला किसका भारी है, तैयारी किसकी ज्यादा है, सुजाता इस हिसाब से कोई आकलन अभी आप कर पा रही हैं क्या? देखिए, मैं एक ही बात जानती हूँ कि बंगाल की जनता है ममता दीदी का साथ। बंगाल की जनता जानता है कि 10 साल में ममता दीदी क्या क्या काम किया और बंगाल का कितना आगे चला गया। जब 35 साल में सीपीएम खत्म कर दिया था बंगाल को, उस बंगाल को ममता दीदी ने 10 साल में बहुत अच्छा जगह में ले गया। जो 6 साल की बीजेपी सरकार बंगाल को ठेंगा छोड़ के कुछ नहीं दिया। आज 18 एमपी बना भाजपा का 2019 का लोकसभा में, उसमें भी एक फुल मिनिस्टर तक नहीं दिया, 2 हाफ पैंट मिनिस्टर दिया। जिसको एक फुल पैंट मिनिस्टर नहीं मिला, 2 हाफ पैंट मिनिस्टर है। और सबसे बड़ी बात है, उस मिनिस्टर लोगों के लेकिन एक बात मैं आपसे जानना चाहता हूं, भी नहीं किया। पिछले बार जब आपने कैंपेनिंग की तो जाहिर है भारतीय जनता पार्टी के लिए की, सौमित्र जी के लिए की, और आपने ये भी कहा कि पूरी मेहनत मैंने की, पूरे हमले मैंने विरोधियों के झेले, और यहाँ तक कि हिंसात्मक कई जगहों पर हमले हो जाते थे, उसको भी झेला। तो आपने देखा है कि राग रंग क्या रहा है तृणमूल कांग्रेस की तरफ से, क्या उस हिस्से को भी हाईलाइट करना चाहेंगे आप या नहीं? देखिए, मैं एक ही बात बोलना चाहती हूँ कि एक बात के साथ दूसरा बात को आप मिलाओ मत। सुनिए, तब तो मैं बोल सकती हूँ 2002 में गुजरात में ये बीजेपी तो गोधरा कांड किया है, हमारा बंगाल में तो कभी ऐसा दंगा नहीं हुआ है। हम तो बोल सकते हैं कि इजराइल के दूतावास के सामने विस्फोरण कैसे हो गया बीजेपी की गवर्नमेंट में, कैसे दिल्ली में शाहीन बाग में विस्फोरण हो गया बीजेपी गवर्नमेंट में, पहले तो हम लोग देखा नहीं। पुलवामा में कैसे अटैक हो गया बीजेपी की जमाने में। आप ये कह रही हैं कि हम जोड़े तो बहुत सारी चीजों को जोड़ सकते हैं और इस तरीके से कनेक्शंस नहीं बिठाना चाहिए। अभी आइसोलेशन में बात करना चाहिए। सौमित्र जी, आइसोलेशन में जब बात होती है तो ममता बनर्जी का कोई मुकाबला नहीं है। ये सैयद जफर इस्लाम साहब से मेरा सवाल था, माफ कीजिए। सैयद जफर इस्लाम साहब, आइसोलेशन में कोई मुकाबला नहीं है टीएमसी का। टीएमसी का
नहीं, मैं वही कह रहा हूँ कि अभी इन्होंने एक बात कही कि ठेंगा दिखाने वाली, तो ये इन्होंने सही कहा कि इस बार जनता उनको ठेंगा ही दिखाने वाली है। सुजाता जी बहुत परेशान लग रही हैं, बेचैन लग रही हैं, उनके बातों में कड़वाहट है, क्रोध है, इसलिए कि उसको लग रहा है कि जमीन में उनकी जो जगह बनी हुई थी वो खत्म हो गई है। अब वहाँ ममता कोई नहीं करता है, सिर्फ ममता कब जा रही है उसके बारे में बात होती है। लेकिन सैयद साहब एक बात अगर ईमानदारी से आप देखें, ममता कब जाएंगे, कितने तो उस जगह के लीडर को प्रोजेक्ट करके चुनाव पर जाना और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे को मुख्य रूप से सामने रखकर चुनावी वैतरणी में जाना, यह डिफरेंस ऑफ कॉन्फिडेंस है या डिफरेंस ऑफ सिचुएशन है? नहीं, देखिए मैं दो बातें कहता हूं। देखिए मैं बहुत साफ लफ्जों में कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी के सबसे सुप्रीम लीडर है, ममता बनर्जी उस पार्टी की सबसे सुप्रीम लीडर है। प्रधानमंत्री जी को हम कोई इलेक्शन में उनको प्रोजेक्ट करके नहीं, प्रधानमंत्री को लोग जानते हैं उनके काम के द्वारा, जो उन्होंने काम किया है पिछले 7 सालों में, उस काम को हर लोग की प्रशंसा करते हैं, उनकी लोकप्रियता इस देश में है। अगर हमारे पास ऐसी बेंच स्ट्रेंथ है जिसको पसंद करते हैं, जो जिन लीडर्स को लोग पसंद करते हैं, जिनकी लोकप्रियता है, तो हमें कोई कहने में कोई ग्रेज नहीं है कि हम अपने बड़े और हम दमखम से लड़ाई लड़ते हैं। भारतीय जनता पार्टी हर इलेक्शन को सिंसियरली और सीरियसली लड़ती है। बंगाल इलेक्शन को भी उसी तरह से इसी को दूसरे नजरिए से समझने की कोशिश करते हैं सर। बाकी मेहमानों के पास चलते हैं। आपकी बात नटशेल में मैंने समझ ली, जरा मैं ये समझ लूं संजीव उनियाल साहब से। संजीव उनियाल साहब, एक लड़ाके के पास तलवार थी, उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता था। जब पूछा गया उसके ओपोनेंट से कि उसके पास वो तलवार है जिसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता, तो उसने कहा कभी तो वो बगैर तलवार के भी होगा। ये आपकी सबसे बड़ी ताकत आपके लिए कहीं चिंता का भी सबब होती है क्या? मैं प्रधानमंत्री के चेहरे और उस पर भरोसे के लिहाज से बात कर रहा हूं। गौतम, आपने बहुत अच्छी बात करी। वास्तव में जो बंगाल को, टीएमसी को, दीदी को जो हफाफट हो रही है, वो भागने में अक्षम है, वो उनके साथ जो है वो कंपीट नहीं कर पा रही, उसका रीजन पता क्या है? यही रीजन है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की कमी। ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, यहां पर एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बन के रह गई है, ऑर्गेनाइजेशन तो है नहीं, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा। आपने सारा बंगाल का, वेस्ट बंगाल के जो ऐसा कैडर था, कम्युनिस्टों के साथ, सुनील जी के साथ जुड़ा हुआ था, जो 3 में ना 13 में है, उन सबको आपने इंपोर्ट कर लिया था। अब आपका झगड़ा जो है एक व्यक्ति से नहीं है। काडर, ये शब्द तो संजीव उनियाल साहब, ये व्यक्ति का झगड़ा नहीं है, ये गौतम जी बड़ी इंपॉर्टेंट बात, वो तो वामपंथियों को क्रेडिट देना चाहिए। आपका झगड़ा जो है वो एक तलवार से नहीं है, आपका तलवार से झगड़ा नहीं है इस टाइम, आपका इस ऐसे ऑर्गेनाइजेशन से, ऐसे संगठन से झगड़ा है जो कि संसार का अजूबा संगठन है, जो कि संसार का अपने से सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, जो कि एक बड़ी सूची है जिसमें कार्यकर्ताओं की, उसमें एक ममता दीदी के आसपास सारा इर्द गिर्द नहीं घूमता, जिसमें ये केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं है, उसके साथ ऑर्गेनाइजेशन का पावर भी है। केवल प्रधानमंत्री नहीं, उसके साथ संगठन की ताकत भी है। मैं जरा सुनीत जी से इसको समझ लूं। सुनीत जी, इस तमाम प्रचार प्रसार हो हल्ले में तो बहुत ज्यादा नजर नहीं आ रहा है आपका गठबंधन और आप? कौन कहते नहीं नजर आ रहा? परेड ग्राउंड की रैली आपने देखी नहीं? अभी तो मोदी अपनी करेंगे परेड ग्राउंड में, देखेंगे कितनी बड़ी है। मुझे तो कोई एतराज नहीं है देखने में। मेरा ये कहना है कि हमारे प्रधानमंत्री जो हैं वो अपने विचारों के द्वारा नहीं जाने जाते। सबसे बड़ा नारा क्या दिया था उन्होंने? अब की बार ट्रंप सरकार, और दुनिया में हुआ क्या? उल्टा। तो प्रधानमंत्री के जो विश्वास है वो टूट चुका है। स्ट्राइक रेट देखना पड़ेगा ना आपका, आपको बल्लेबाज का स्ट्राइक रेट देखना पड़ेगा, और उस हिसाब से आप देखें तो ट्रंप वाली बात छोड़ दें, जब आप स्ट्राइक रेट, सबसे बड़ा स्ट्राइक रेट था अब की बार जी। और एक बात और मुझको याद आ रही है, अगर भीड़ जमा हो गई और सूट नहीं करती तो यही कहा जाता है हेलीकॉप्टर देखने आ गई थी। अरे पहले लेकिन तो मैं शुभंकर जी के पास जाऊं। बोलो भीड़ आ गई, आने से पहले जब आप ये बात करेंगे तो मैं मानूंगा आपका एंकर जो है, आप जो हैं, आप भी। मैं तो ये कह रहा हूं सर कि अगर आ गई भीड़ तो 2 चीजें कही जाती हैं कि या तो एरोप्लेन देखने आई है या कन्वर्ट नहीं होगा। मैंने तो बताया है, मैं तो कहता हूं सूटेबिलिटी की बात कर रहा हूं सरकार। अच्छा चलिए एक खबर सुन लीजिए, मैं फिर आता हूं आपके पास। बंगाल बीजेपी नेता दिलीप घोष, उनका बड़ा दांव।
अधीर रंजन को बीजेपी में आने का ऑफर दिया। अधीर रंजन के लिए पार्टी के दरवाजे खुले हैं, कहा दिलीप घोष ने। कांग्रेस में क्यों बेइज्जत हो रहे हैं अधीर, इधर आ जाएं, कहा दिलीप घोष ने। शुभंकर जी, कहीं सीरियसली तो नहीं ले लेंगे इस बात को अधीर जी? आज मैं एक चीज बताना चाहता सुनीत जी, आ रहा हूं आपके पास आ रहा हूं। उनको पता है क्या करना है क्या नहीं। सुनिए, और बाकी एक समय में एक अगर बोलेंगे। सुनीत जी, आपकी बारी में मैं आपके पास फिर से आऊंगा, प्लीज। बात पूरी कीजिए शुभंकर। हेलो हेलो शुभंकर जी बोलिए, सुन रहा हूं। मैं बोलूं? सब सुन रहे हैं आपको, बोलिए। हेलो, मैं बोल रहा था बंगाल का जनता उनको ऊपर छोड़ दीजिए। बंगाल में क्या होगा? आज नरेंद्र मोदी जी बंगाल में आएंगे, वो 20 बार आएंगे। 20 बार नहीं है, उन्होंने डोर टू डोर कैंपेन करे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट एक चीज आंसर मांगना चाहता है बंगाल का जनता। हाथरस का वो जो लड़की, उनका पिता कल खून हो गया था, उसका बारे में उनका रिप्लाई बंगाल का जनता का सामने क्या होगा? जो बेटी का सामने, उनका माँ का सामने क्या उनको जवाब होगा? साथ साथ में मैं पूछना चाहता हूँ, बंगाल में आके हर घर में उन्होंने घूमे, बट एक बार किसान जो धरना पे बैठा है उनका पास उन्होंने जाए। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जो नरेंद्र मोदी उनका जो एसोसिएट, ये पूरा हर एजेंसी को लेकर लड़ना चाहता है। हमारा जो बीजेपी रिप्रेजेंटेटिव बोल रहे थे जे उन्होंने प्रधानमंत्री है, उनका तस्वीर रहेगा। एक पेट्रोल पंप पे प्रधानमंत्री का तस्वीर होता तो इलेक्शन कमीशन उसको हटा दिया जाता। क्यों सरकारी कोई जगह में ये उसका तस्वीर प्रधानमंत्री हो और कोई बड़ा पद का हो, उनका लगना नहीं चाहिए। ये इलेक्शन का कोड ऑफ कंडक्ट जो मैं बोल रहा हूं कानून का मुताबिक, बाकी जो रिप्रेजेंटेटिव बीजेपी का उनको कानून का मालूम नहीं है। साथ साथ में मैं बताना चाहता हूं, ठीक है, इसका जवाब ले लें शुभंकर जी। दीदी का सरकार है, उसको भी टाटा बाय बाय कर दिया बंगाल का जनता, और बीजेपी को भी कर दिया। बंगाल का जनता को ऊपर छोड़ दीजिए, उन्होंने थर्ड अल्टरनेटिव को ढूंढ लेंगे। क्यों बंगाल का अंदर में ये जो भाजपा सोनार बांग्ला बनाने का बात कर रहा है, ठीक है, आपने अपनी बात कह दी सर, अभी यहाँ प्रचार न करें, आगे चलते हैं सर। दिलीप घोष का ममता बनर्जी को बड़ा झटका। अधीर को ऑफर देने से पहले ममता की मुसीबत बढ़ाई। टीएमसी नेता जितेंद्र तिवारी को भारतीय जनता पार्टी में शामिल कराया। टीएमसी के 3 दूसरे पार्षद विधाननगर के नेता भारतीय जनता पार्टी में। जल्द ही 15 टीएमसी सांसद बीजेपी का दामन थाम लेंगे, सोर्सेस ऐसा कह रहे हैं। तृणमूल बोली फर्क नहीं पड़ता, जिसको जाना है चला जाए। क्या ऐसा सचमुच है? यह लगातार कहा जा रहा है, एक के बाद एक। जब कोई बड़ा नेता तृणमूल कांग्रेस से निकलकर भारतीय जनता पार्टी की तरफ जाता है तो हमेशा तृणमूल कांग्रेस का एक लाइन का जवाब होता है, फर्क नहीं पड़ता। लेकिन क्या ऐसा वाकई है? फर्क वाकई नहीं पड़ता। अब इस पर आ जाएं कि किससे फर्क पड़ता है। अब टिकट से फर्क पड़ता है, किसको दिया जाएगा, उसमें क्या ध्यान रखा जा रहा है? बंगाल में जंग जोरदार, टिकट पर दिखेगा असर। टिकट मनोविज्ञान बहुत ज्यादा शामिल होता है, ओपोनेंट्स पर बहुत ज्यादा असर डालता है। क्या किया जा रहा है तृणमूल कांग्रेस की तरफ से, जरा वो देख लें। तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवारों की लिस्ट तैयार समझी जा रही है। 294 उम्मीदवारों का एक साथ नाम आ सकता है। टीएमसी के नाम पर भारतीय जनता पार्टी का दबाव भी दिख सकता है। मतलब यह देखा जाएगा कि बीजेपी को ध्यान में रखते हुए स्ट्रेटेजाइज किया जाए अपनी लिस्ट को। मौजूदा एमएलएस के कटेंगे टिकट ताकि एंटी इनकम्बेंसी को कम किया जा सके और नए चेहरों को मौका मिलना मुमकिन है। करीब 75% सिटिंग एमएलएस के टिकट काटने की तैयारी है। बंगाल की बेटी चाहिए, इस तर्ज पर महिलाओं को तवज्जो मिल रही है। 100 महिला उम्मीदवारों को उतारने की तैयारी में तृणमूल कांग्रेस है ताकि बंगाल की बेटी को बाहरी हमलावरों से बचाया जा सके। इस मुद्दे, इस नैरेटिव को आगे बढ़ाया जा सके। भ्रष्ट और कमीशन खोर नेताओं का टीएमसी पत्ता काट देगी, बेशक अपने इलाके में उनका दबदबा ही क्यों ना हो। प्रशांत किशोर की रिपोर्ट पर ममता बनर्जी की पैनी निगाह है। एक साथ नाम का ऐलान करके अपना कॉन्फिडेंस भी दिखाना चाहती है तृणमूल कांग्रेस। आत्मविश्वास दिखाकर विरोधियों पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की रणनीति भी है ये। जफर इस्लाम साहब, असर पड़ता है इसका? 294 अगर एक साथ नाम अनाउंस हो जाएंगे? देखिए, जब पार्टी जब आईसीयू में हो या कोई जो जब कहते हैं ना कि जो कोई पेशेंट आईसीयू में हो तो कितनी भी ताकत दिखाए उस ताकत दिखती नहीं, उसका कोई असर नहीं होता है। वैसे अभी कांग्रेस और टीएमसी की हालत है,
वहां पर लोगों ने उनको बिल्कुल, कांग्रेस तो ना के कैसे कह रहे हैं अल्टरनेटिव ये लेफ्ट, और ये इनको कौन पूछता है वहां पर? बंगाल में इनके बारे में नाम भी चर्चा भी नहीं होती है, ये खुद ही चर्चा करते रहते हैं। देखिए, यकीनन चर्चा होती है तो टीएमसी की होती है और भाजपा की होती है, लेकिन इस बार लोगों का कॉन्फिडेंस जो है वो भाजपा में है, पूरे तौर से मन बना चुके हैं। टीएमसी ने 10 साल जिस तरह से राज किया वहां पर, वो राज किया, सेवा नहीं की, इसलिए वहां की जनता बहुत उनसे दुखी है। तुष्टिकरण की पॉलिसी, परिवारवाद को बढ़ावा देना, खुद को दिखाना कि बहुत बिल्कुल सादगी से रह रहे हैं, लेकिन भतीजे को एकदम जो है टॉप क्लास इसमें रखना, और कोल माफिया की तरह जो जिस कोल में स्मगलिंग करना, इस तरह के बहुत इस तरह के नारदा शारदा स्कैम, सब इतने सारे स्कैम किए इन लोगों ने। तो वहां की जनता समझ आपने ऐसी बात छेड़ दी जफर इस्लाम, दिखाने के लिए कुछ, जब आप बोल रहे हैं तभी शुभंकर जी भी कहना चाह रहे हैं कुछ और सुनील भी कहना चाह रहे हैं, लेकिन आप सबसे इल्तिजा है जब एक बोल रहा हो तो बाकी सब सुनेंगे, क्योंकि जब आप बोलेंगे तब वो सुनेंगे। अब मैं आ रहा हूं जरा शुभंकर जी के पास, वो तुरंत क्या कहना चाह रहे हैं आपकी इस बात पर। शुभंकर जी, मैं बताना चाहता हूं, दिलीप घोष जी अधीर चौधरी जी को बुलाया, उनका पार्टी जे आप आ जाइए। मैं आज बंगाल जनता को सिद्धांत लेने के लिए बताऊंगा, जे भाजपा का पास कोई फेस नहीं है, अधीर चौधरी जैसा फेस जरूरी है। मीन्स अधीर चौधरी 25 साल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उन्होंने देखा दिया जे हाउ ही इज द पॉपुलर फेस इन बंगाल। आज इसलिए दिलीप घोष जी का देखिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल, हर किसी को कांग्रेस से खींचना उनका पार्टी को आगे बढ़ाने का कौशल है। नरेंद्र मोदी इतना फेमस होता तो 2017 टू टिल टुडे ऐसा कोई चुनाव विधानसभा में इंडिविजुअली भाजपा पावर में नहीं आ पाए। मैं पूछना चाहता हूं कैसे? शुभंकर जी, एक इल्तिजा है मेरी कि को काम में लगा के फिर भी उनका पास वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, इसलिए आपका वैचारिक मतभेद हो सकता है, लेकिन अगर इतना पॉपुलर होता जैसे शब्दों का इस्तेमाल मत कीजिए, कम से कम इज्जत सूचक शब्दों का इस्तेमाल कीजिए। वैसे मैं ये बेनिफिट ऑफ डाउट देता हूं कि बांग्ला में बोलते हुए हो सकता है ये सामान्य हो, आईसीयू में तो लेकिन सुनील चोपड़ा जी से जरा मैं इस बारे में समझ लूं। सुनील चोपड़ा जी, तैयारियों के मामले में और बज के मामले में मैं कह रहा हूं, क्रिएटिंग द बज, क्या तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी इन्हीं में मुकाबला है? मुकाबला तिकोनिया है, और आपको मैं अभी बता सकता हूं, चुनाव के बाद तय होगा कि सरकार किसकी होगी। उसमें नेगेटिव एस्पेक्ट भी हो सकता है, पॉजिटिव एस्पेक्ट भी हो सकता है। नेगेटिव और पॉजिटिव ये, लेकिन उनियाल जी, ये जो कहा जा रहा है कि ममता हमारा गर्व हैं और यहां की बेटी को ही बनाया जाएगा, बाहरी आक्रमण से हमको बचना है, ये जो नैरेटिव बाहरी वाला ये लगातार चलाया जा रहा है, इसके सब्सक्राइबर्स हैं बंगाल में? मुझे ऐसा लगता है गौतम जी, आप हमारे राष्ट्रीय गान, जहां की उद्गम स्थान वो धरती है, हमार सोनार बागनो, वहां से द्राविण उत्कल गंगा, विंध्य हिमाचल गंगा जमुना, उसमें भी इस तरह की बातों का, तो इसका मतलब हम कॉन्स्टिट्यूशन को, राष्ट्रीय गान को नहीं मानते। ये देश एक है, इस देश की मिट्टी एक जैसी सुगंध देती है। तो इस तरह की बातें, कोई बाहर से आया, कोई गुजराती है, कोई मराठी है, इस तरह की हल्की बातें करने से आप लोगों को भ्रमित नहीं कर सकते। वो इतनी बड़ी रैलियां बताती हैं कि कितना जबरदस्त जो है सम्मोहन है इन व्यक्ति का, इस बीजेपी भारतीय जनता पार्टी का इस टाइम बंगाल के लोगों में। आज ये बिल्कुल कॉर्नर पे खड़े हैं, ये ऐसी हालत में आ चुके हैं कि इनको ये जरा मैं सुजाता जी से समझ लूं। मैं सुनील जी से एक फैक्ट आप भी मानेंगे उनियाल साहब कि अगर दो बंगाल से ताल्लुक रखने वाले लोग आपस में मिल रहे हैं तो बेशक हिंदी हार्टलैंड में काम कर रहे हो या अमेरिका में काम कर रहे हो, उनको अंग्रेजी भी आती है और हिंदी भी, लेकिन आपस में उनकी बात जो होती है वो बांग्ला में होती है। क्या ये इस बात को दिखाता है कि एक इस लिहाज से लिंग्विस्टिक कनेक्ट है, और अगर बाहरी कहा जा रहा है तो हो सकता है कुछ लोगों पर यह चल जाए? सुजाता मंडल जी, देखिए, मैं एक ही बात बोलना चाहती हूँ, जो बाहरी वाला बहिरागत लोग लेके टीएमसी के पीछे उल्टा सीधा बोल रहे हैं भाजपा वाले, दूसरा पार्टी वाले, हम लोग बहिरागत तो बाहरी बाबू किसको बोल रहे हैं? उसको बोल रहे हैं जो पश्चिम बंगाल में रहते नहीं, खाते नहीं है, उसका वोटर कार्ड यहाँ पे नहीं है, उसका आधार कार्ड यहाँ पे नहीं है, रेशन कार्ड नहीं है, वो तो बहिरागत है ही, वो तो बाहरी बाबू होएगा। लेकिन हमारा बंगाल का जनता जानते हैं कि ममता दीदी उसका साथ कैसे रहता है, किस तरीका से रहता है। इसलिए हमारा जो बांग्ला का स्लोगन है, बांग्ला का राय है, बांग्ला जो जनता जनार्दन ने दिया है वो है, बंगाल के लोग
अपनी इसका घर इसका की जवाब बेटी लेते को, हैं अपनी खुद की सैयद बेटी को जफर ही इस्लाम से चाहता इसका है। जवाब लेते हैं। उनियाल साहब भी कुछ कह रहे हैं, लेकिन सियासी बिसात बिछने से पहले मुसीबत में दिखाई दे रहे हैं ओवैसी। AIMIM के बंगाल अध्यक्ष जमीरुल हसन नाराज हो गए। TV9 भारतवर्ष से बातचीत में जमीरुल ने नाराजगी जताई। ओवैसी बात मानेंगे तो ठीक, वरना खुद फैसला कर लेंगे, कहा। कि हमारा मेजर जो फाइट है वो बीजेपी के साथ है, तो हम नहीं चाहेंगे कि हमारे वजह से बीजेपी को कुछ भी फायदा हो और टीएमसी को नुकसान ना हो। यहाँ उनको कुछ लोगों ने जाकर हैदराबाद उनको मिसगाइड किया था और उसी के उन्होंने उनसे एक छोटी सी गलती हो गई कि उन्होंने हम लोगों से मशवरा नहीं किया और वो बगैर किसी को जनाए बगैर वो एक बैग यहाँ पर कलकत्ता में फुरफुरा शरीफ आ गए। अवैसी साहब को मैंने डायरेक्ट मैसेज छोड़ा है, अगर वो मानते हैं तो ठीक है, नहीं मानते हैं तो मैं अपने लोगों की एक मीटिंग यहाँ पे बुलाऊंगा, सबका जो फैसला होगा मैं भी वही फैसला लूंगा। लेकिन साथ में जब कोई कह रहा हो कुछ और कुर्सी भी पीछे हिलती रहे, तो क्या उसके साथ, उन बातों के साथ संजीदगी का स्तर क्या है वो भी दिखाई देता है क्या? लेकिन मैं इसको लेकर शुभंकर जी के पास जाऊंगा। शुभंकर जी, फायदा तो इससे आप लोगों का हो जाएगा। देखिए, हम लोग एक चीज़ सोचना चाहता हूं, हमारा पार्टी का तरफ से अदित चौधरी जी क्लियर कर दिया है। जे देखिए, बंगाल में जो प्राइमरी जो प्रॉब्लम है, जो बंगाल का जो नौजवान है उनको नौकरी चाहिए। जो आज बंगाल में आप सोचिए, जो कोई इंडस्ट्री नहीं है, इसमें इससे भाजपा भी बाहर जा नहीं सकता, क्यों? बंगाल देश का बाहर में नहीं है। रोड मैप कौन लेकर आया शुभंकर जी? किसके पास रोड मैप है? अगर इंडस्ट्री नहीं है, डेवलपमेंट चाहिए, एम्प्लॉयमेंट चाहिए, कौन किसके पास रोड मैप है जो जनता के सामने रखे और बताए हम ये करेंगे? आज जो एक गठबंधन हुआ, एक मिनट बोल रहा हूं, कांग्रेस और लेफ्ट का जो समझौता हुआ, उसमें हम लोग एक चीज बताना चाहता हूं, डेस्टिनेशन बंगाल, हमारा विजन डॉक्यूमेंट क्या होगा। देखिए, ममता क्या क्या किया, ममता बंदोपाध्याय का सरकार, दीदी का सरकार क्या क्या किया, सब जनता जानता है। आज देश में भाजपा क्या क्या कर रहा है सबको मालूम है। आज जनता का अंदर में भोजन चाहिए, जनता का अंदर में आज बेकार का नौकरी चाहिए, जनता का अंदर ठीक है, आपने एक इंपॉर्टेंट बात कही, ये मुट्ठियां खुली हुई हैं। ममता दीदी को सब देख रहे हैं, वो क्या डिलीवर कर रही हैं, केंद्र में बीजेपी क्या डिलीवर कर रही है, वो सबके सामने है। तो आप बंद मुट्ठी हैं क्या? यही आपकी ताकत है? बहरहाल, बंगाल में ममता बनर्जी के साथ आरजेडी तेजस्वी यादव का ममता के समर्थन में एक ट्वीट आया है। बिहार झारखंड में कांग्रेस के साथ, बंगाल में खिलाफ क्यों? असम में बदरुद्दीन अजमल के साथ होगी आरजेडी। बीजेपी ऐसे ही गठबंधन पर लगातार सवाल उठा रही है। सैयद जफर इस्लाम साहब, ये आपको समझ में आता है कि हालांकि आप लोगों ने कहा कि गठबंधन बेमेल है, अटपटा है, लेकिन एक बात ये ध्यान में रखते हुए कि शायद आपने जब कभी इस तरीके के गठबंधन किए पीडीपी के साथ या जब वीपी सिंह सरकार बनी थी, क्या ये इस तरह के गठबंधन मुमकिन है और इसकी गुंजाइश होनी चाहिए? देखिए, हमने पीडीपी के साथ इलेक्शन रिजल्ट आने के बाद और जब इस तरह का मैंडेट मिला कि कोई भी पार्टी सरकार बनाने के स्थिति में नहीं थी और वहां की जनता सफर कर रही थी, तो हमने जनता के हित में डिसीजन लिया और थोड़े देर के लिए पार्टी का हित छोड़ के जनता के हित के लिए हम लोगों ने सरकार बनाई, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम को ध्यान में रखते हुए। दोनों पार्टियों ने अपने अपने जो आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस उसको से हमने अलग रखा और सिर्फ जनता को ध्यान रखते हुए बनाया। यहाँ पर जो है वो साफ दिखता है कि ये अपॉर्चुनिस्टिक तरह से ये लोग जो है अलायंस करते हैं। इनकी कोई मंशा, कोई जो बोलते हैं आइडियोलॉजिकल गाइडलाइंस नहीं है या उस पर कोई गाइडेंस नहीं है। ये देखते हैं जहां सत्ता की भूख, जहां सत्ता मिल सकता है। ये फर्क तो है सैयद जफर इस्लाम। ये गिनाया जाता है कि मोरारजी देसाई की सरकार बनी थी, तब जनता पार्टी आई थी, समाजवादी और राष्ट्रवादियों ने मिलकर सरकार बनाई थी। वीपी सिंह की सरकार, जेडीएस के साथ एक बार भारतीय जनता पार्टी ने कर्नाटक में सरकार बनाई। लेकिन ये पोस्ट पोल अलायंसेस रहे, उसके पहले पीडीपी के साथ भी पोस्ट पोल, उसके पहले कभी ऐसा नहीं। सुनीत जी, आखिरी कमेंट आपका, इसके साथ कंक्लूड करना है मुझको। सुनीत जी की आवाज सुनाइए प्लीज। जी मैं सुन रहा हूं, मैं कह रहे हैं आवाज सुनाइए। हेलो, बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ आज की चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। जब मैं आपके पास पहुंचा तब आपको अपनी बात कहनी चाहिए थी सुनीत जी।
बहरहाल प्रधानमंत्री की रैली में नजर आ सकते हैं सौरव गांगुली। अहम खबर सुन लीजिए और उसके साथ ही आड़ी में आज विराम देंगे। 7 मार्च को कोलकाता के ब्रिगेड मैदान में चुनावी रैली है और गांगुली के अलावा मिथुन चक्रवर्ती भी मंच पर आ सकते हैं। बंगाल के फिल्म कलाकार भी यहां पहुंच सकते हैं। बीजेपी नेताओं ने गांगुली मिथुन के आने पर चुप्पी साध ली है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।